Namaste Guruklians, hope you are doing fine at home and studying continuously. But today we are going to start fifth video, that is part 5 of chapter number 19, excretory waste and their elimination, from class 11th biology. ठीक है, तो the main topic today will be counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म. सबसे पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है. द मैकेनिज्म which helps in reabsorption of water from नेफ्रॉन, और स्पेसिफिकली बोलें तो DCT, लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, तो जितना हमारा फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, तो उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेती है. वो किसकी हेल्प से करती है? ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो चीज़ें हैं समझने की. सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे. ठीक है, दिस इज़ द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, इसमें दिस इज़ वोमेन कैप्सूल, दिस इज़ ग्लोमेरुलस हम यहाँ से दिखाएंगे. मैं कंप्लीट यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट होगी. दिस इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, दिस इज़ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और ये उसका थिन पार्ट, ये उसका थिक पार्ट. दिस इज़ DCT, PCT. ये चीज़ मैं लिखूँगा नहीं दोबारा. अब जो NCERT के अंदर डायग्राम है वो एक तो ये चीज़ है, और साथ में उसने बना रखा है ये. तो इसको तो बोल दिया उसने वासा रेक्टा. वासा रेक्टा क्या था? दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच विल रिवॉल्व अराउंड लूप ऑफ हेनली. ठीक है, तो जब हमने जो डायग्राम बनाया था नेफ्रॉन का, उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे ये ऐसे आई और ऐसे करके ऐसा दिखाया था मैंने. ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये दिस इज वासा रेक्टा. पर NCERT ने क्या दिखाया उसको समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ यहीं पे है, पर हमने इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया. ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल एक बार मिटा देता हूँ इसको.
So this whole area is divided into two parts. This is cortex, this is medulla, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस मेडुला को भी इसने डिवाइड कर दिया, दिस इज आउटर मेडुला, दिस इज इनर मेडुला। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक कि जो ब्लड फ्लो है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है इन द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या है, इस टाइप का नीचे की तरफ है, और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ है। तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एक पॉइंट, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, LOH लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे कि जो ये है आपकी वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के अंदर भी क्या है, जो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों के अंदर अपोजिट है, पर इसका ये पार्ट दिस इज असेंडिंग, तो इसके साथ वाला यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर फ्लो चल रहा है इस तरफ। ठीक है, तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ, असेंडिंग ऊपर की तरफ। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, फ्लो ऑफ ब्लड इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज अपोजिट। दोनों सिंपल चीज़ें थी। अब तीसरा पॉइंट देखना, इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो क्या होगा, ये जो DCT के पीछे से यहाँ से आएगा और ऐसे, अब मैं बाकी कनेक्शन नहीं बना रहा हूँ इसके बीच में, कई उस डायग्राम में मैंने दिखाया था, यहाँ से इसको मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने जो चीज़ समझानी है यहाँ पे पहले हम उसी पर फोकस रखेंगे। तो यही सी चीज़ को मैंने यहाँ पे बना दिया अब। ठीक है, तो डायग्राम हमने दो ना देख के हम एक ही डायग्राम पे फोकस रखेंगे। NCERT में ऐसे नहीं दिखा रखा है, NCERT में ये अलग है वो अलग था। तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से बना था, यहाँ से जो आपके इफरेंट आर्ट्रियोल आया था वो PCT के ऊपर गया, फिर यहाँ से आया DCT के पास और तब ऐसे आया था। तो ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ चल रहा है, ऐसे। तो इसमें ब्लड का फ्लो कैसे चल रहा है, ये नीचे की तरफ, ये ऐसे और ये ऊपर की तरफ। तो पहले हमने सिंपल क्या किया था कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद दिस इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखो, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, दोनों के अंदर फ्लो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट, तो दिस इज A, B, C, flow in ascending
limb of loop of Henle and descending limb of vasa recta are in opposite direction. तीन चीज़ें हुई, पहले इन दोनों लिम्स ऑफ नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले में अपोजिट डायरेक्शन, फिर इन दोनों लिम्स की आपस में अपोजिट डायरेक्शन वासा रेक्टा की, फिर इसका एक असेंडिंग लिम्ब इसके डिसेंडिंग लिम्ब के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डिसेंडिंग इसका असेंडिंग अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तीन ऐसे हमारे पास फ्लो हैं जिसकी वजह से काउंटर करंट डेवलप होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन कौन रोल प्ले करता है। पहला पॉइंट ये जिसके तीन सब पॉइंट्स हैं, तीनों में हमने डायरेक्शन की बात करी है फ्लो की। सेकंड पॉइंट आता है ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी होता है, ऊपर ये वाली लाइन में मिटा देता हूँ। अब मैं देखो, चलो इसको भी रख देता हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में है और जो मैं बनाऊंगा उसको दोनों को बताऊंगा कि आप कैसे समझ सकते हो उसको। सेकंड पॉइंट इसका बनता है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ओस्मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, द ओस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम increases towards medulla। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ओस्मोलैरिटी है यहाँ पे, ये थी कोर्टेक्स में 300, ठीक है, यहाँ पे आ गई 600, 900 और यहाँ पे 1200। ठीक है, 1200 से 1400 तक हो सकती है, पर एनसीईआरटी में यहाँ पे 1200 लिखा है तो हम 1200 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में क्या है, ओस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मैं बार बार में ओस्मोल्स पर लीटर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, 300, 600, 900, 1200। कोर्टेक्स, दिस इज कोर्टेक्स रीजन, इस लाइन से ऊपर वाला, और इससे नीचे सारा मेडुला। सो कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हुए क्या हो रहा है, हमारी ओस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइपर ओस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुला। नीचे वाले पार्ट में हाइपर ओस्मोलैरिटी मतलब ज़्यादा ओस्मोलैरिटी है। अब ये ज़्यादा ओस्मोलैरिटी किसकी वजह से होगी? वो होगी NaCl की वजह से, वाटर की वजह से और यूरिया की वजह से। अब आप ध्यान से देखना क्या चीज़ होगी, यहाँ से NaCl निकलेगा। पहली बात तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम हम किसको बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियम बोल रहे हैं इस स्पेस को। ये भी इंटरस्टिशियम है, ये भी इंटरस्टिशियम है, ये भी इंटरस्टिशियम है। ठीक है, द स्पेस विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, मतलब उनके बीच में, किसके बीच में, लूप ऑफ हेनले जो है उसके बीच में जहाँ खाली स्पेस है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में जहाँ खाली स्पेस है, इस स्पेस में, इस स्पेस में। तो इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। लिख देता हूँ मैं, इंटरस्टिशियम टिश्यू। स्पेस तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे टिश्यू है। ठीक है,
तो यहाँ पे कोर्टेक्स रीजन के अंदर जो इंटरस्टिशियम वाला टिश्यू है उसकी ऑस्मोलैरिटी और यहाँ फिल्ट्रेट जो बन रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, दैट इज़ 300। पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे द ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज टूवर्ड्स इनर मेडुला, किसकी? इंटरस्टिशियम की, ठीक है। तो वो ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से बढ़ेगी? वो बढ़ेगी आपकी NaCl की वजह से, H2O की वजह से और यूरिया की वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस एरिया से, देखो दिस इज असेंडिंग लिम्ब, थिक लिम्ब, ठीक है, थिक लिम्ब ऑफ थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। यहाँ से NaCl निकलेगा और वो NaCl NCERT में देखोगे तो आपको ऐसा दिखा रखा है कि NaCl यहाँ से निकला और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड किससे कहाँ पे जाएगा? वासा रेक्टा के अंदर। तो मैं उसको यहाँ अलग अलग डायग्राम ना बना के एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने में। यहाँ से NaCl निकलेगा और इंटरस्टिशियम फ्लूइड में जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसमें जाएगा। तो मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ क्या जाएगा? ये NaCl। तो NaCl विल मूव फ्रॉम थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली टूवर्ड्स इंटरस्टिशियम एंड देन टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा के अंदर क्या था? ब्लड था। अब ब्लड के अंदर NaCl मिल गया और वो अब कहाँ पहुँच गया? ये आ गया यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब से ये फिर दोबारा कहाँ पे जाएगा? इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहाँ पे चला गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ से हमने वाटर का देखना है। वाटर की ये जो पार्ट होता है वाटर का, लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है आपका परमिएबल या इम्परमिएबल, दो चीज़ आएंगी यहाँ पे। इसके और इसमें दोनों में अपोजिट होता है। अगर या तो यहाँ पे वाटर परमिएबिलिटी है या यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर परमिएबिलिटी नहीं है, परमिएबिलिटी सिर्फ यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो जो NCERT में डायग्राम दे रखा है उसके कोड देख लेते हैं। यहाँ से वाटर निकला, वाटर बाहर की तरफ, और ये वापस इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट क्या था? दिस इज परमिएबल टू वाटर बट दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल है पर परमिएबल फॉर सोडियम आयंस वगैरह, ये मैंने लिखवाया था उस टाइम पे। तो डायग्राम में सारी चीज़, मैं हर चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मेन चीज़ें लिखूँगा। अब जैसे डायग्राम में वहाँ पे 5 बार NaCl दिखा रखा है, यहाँ पे 2-3 बार H2O दिखा रखा है, मैं हर जगह नहीं लिखूँगा। दूसरी चीज़, जो यूरिया है, यूरिया विल कम आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया, ठीक है, एंड इट विल बी टेकन बाय द थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। कलेक्टिंग डक्ट से निकला, एब्जॉर्ब किसने किया? यहाँ पे इसकी परमिएबिलिटी होती है यूरिया के लिए, इसलिए यूरिया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, इट विल बी टेकन बाय द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ से जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर, यहाँ से होता हुआ इंटरस्टिशियम में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? देखो, यूरिया भी यहाँ पे आ गया, NaCl भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, वाटर अभी भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो गया? इंटरस्टिशियम टिश्यू के अंदर बढ़ गई,
जितने ज़्यादा सोल्ट आएंगे ऑस्मोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे यूरिया की वजह से प्लस NaCl की वजह से जो कि इंटरस्टिशियम के अंदर आ चुके हैं उनकी वजह से ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 से 1200 तक चली गई है आपकी इंटरस्टिशियम टिश्यू के अंदर, दैट विच इज़ प्रेजेंट इन इनर मेडुला। तो इस वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन? लूप ऑफ हेनली में से। लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट बना था आपका, उसी फिल्ट्रेट में से 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा था, उस 180 में से मोस्टली हमने वापस लेना है। तो वो क्यों, कैसे लिया जाएगा? जब यहाँ पे आपका ऑस्मोलैरिटी हाई होगी। तो जैसे ही ऑस्मोलैरिटी हाई होगी द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस लूप ऑफ हेनली, ठीक है, टू मेक यूरिन मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है तो जो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन उससे 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन हो जाएगी फिल्ट्रेट की। किसकी वजह से? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? टू absorb maximum amount of water from the filtrate to make urine more concentrated and less in volume। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, आप इसको नहीं भी दिखाओगे, अगर इससे दिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको बुक वाला समझ में आता है कि यहाँ पे नेफ्रॉन बनाओ और यहाँ पे आपका वासा रेक्टा बनाओ, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अदरवाइज आप एक ही डायग्राम से ये चीज़ दिखा सकते हो। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो 2 फैक्टर की वजह से हुआ। एक तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट विद इन द लूप ऑफ हेनली एंड डिफरेंट डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड विद इन द वासा रेक्टा, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुला। तो इन 2 की वजह से आपका बना काउंटर करंट मैकेनिज्म, और इसका जो मेन फंक्शन था वो मैंने इसकी डेफिनेशन में बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, 3 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। कई बार तो सिर्फ ये डायग्राम ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, जो NCERT के अंदर डायग्राम दिया हुआ है वो दिखा देंगे और ये पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपने बताना है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है और फिर बताना है आपने कि ये कैसे काम करता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो डायग्राम आपकी मर्जी है, आप ये वाला बनाओ या बुक वाला बनाओ। इसमें मुझे थोड़ा इजी इसलिए लगता है क्योंकि हम कनेक्टेड रहते हैं डायग्राम से। So next topic is regulation of kidney function. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन 3 तरीके से हो सकती है, बाय हाइपोथैलेमस, सेकेंड बाय जेजी सेल्स। जेजी सेल्स मैंने पहले भी बताया था आपको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, पूरा नाम लिख देता हूँ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी। एंड तीसरा बाय हार्ट, ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो जब भी हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब किडनी ने बनाना है यूरिन, तो यूरिन कितना
कंसनट्रेटेड होगा, कितना बाहर पास आउट होगा, उसकी अमाउंट को रेगुलेट करना। मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स का कंटेंट और बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। इसी टर्म को हम बोल देते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देखो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किडनी का जो फंक्शन होता है वो ड्यूअल फंक्शन है। किडनी हैज़ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन कैसे? एक तो उसने ओस्मो रेगुलेशन करवा दिया और एक उसने एक्सक्रीशन करवाया। एक्सक्रीशन किसका? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। यूरिया तो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस था, तो यूरिया तो बाहर गया ही गया। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है कि हमने कितना पानी पिया, कितना यूरिन पास आउट होगा, ब्लड के अंदर कितना वॉल्यूम रहेगा, ये सारे वॉल्यूम्स जो हैं हमारे डिफरेंट फ्लूइड्स के, वो मेंटेन करना, उस चीज़ को बोलते हैं हम ओस्मो रेगुलेशन। सो ओस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ब्लड भी आ जाता है, आपका यूरिन भी आ जाता है, लिम्फ भी आ जाता है, ठीक है। तो ड्यूअल फंक्शन है किडनी का, एक्सक्रीशन भी करेगा, ओस्मो रेगुलेशन भी करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है वो 3 टाइप से हो सकते हैं। अब एक एक करके चलते हैं इसको। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होगा? फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखूंगा। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, डिक्रीज मतलब नीचे की तरफ एरो का निशान है। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस इन ब्लड वेसल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, तो ये क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? इट विल रिलीज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है। ADH क्या करेगा? इट फैसिलिटेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर from DCT and collecting ducts। कि जितना फिल्ट्रेट आपका बन रहा था उस फिल्ट्रेट में से अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वापस बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, वो यूरिन में नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जा रहा? इसकी वजह से, ADH की वजह से, ठीक है। ADH काफ़ी अमाउंट में आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवा लेता है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एज वेल एज फ्रॉम DCT। तो जैसे ही हमारी ब्लड के अंदर वॉल्यूम, ब्लड कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम होते ही वो सेंस कर लिया हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, पोस्टीरियर लोब ने ADH हार्मोन निकाला। इसको हम दूसरा नाम और भी दे सकते हैं, वैसोप्रेसिन, ये नाम भी है इसका, ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या है? वो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक है हार्ट का, इसका मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, इसको मिटाने के बाद। हार्ट क्या करेगा? व्हेन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस
decreases in atrium of heart। ठीक है, हार्ट का एट्रियम जो है वो जब उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये सेंस किया जाएगा, दिस इज सेंस्ड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स ने सेंस किया तो क्या करेगा, हार्ट विल रिलीज ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो हार्ट विल रिलीज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, so this is vasodilator, this is vasodilator। वैसोडाइलेटर मतलब वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट कर देगा तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है ग्लोमेरुलस के अंदर वो कम हो जाएगा। अगर ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर कम हुआ तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। फिल्ट्रेशन रेट कम होगी तो जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो सेम टू सेम बना रहेगा। ठीक है, तो it acts as vasodilator and decreases pressure in glomerulus। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अगर अंदर फिल्ट्रेशन ही कम होगी सो इट विल डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली द ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने ऐसे काम किया, हार्ट ने ऐसे काम किया। अब तीसरा आ जाते हैं जेजी सेल्स के ऊपर। सो जेजी सेल्स होती कहाँ पे हैं ये मैंने पहले ही बताया था आपको। दिस इज एट द जंक्शन ऑफ डीसीटी विद ग्लोमेरुलस। तो उसके जंक्शन पे होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये दो तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले तो जेजी सेल्स जब व्हेन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस, ठीक है, तो जब ये डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इट विल एक्टिवेट जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या करेंगी, दे विल सिक्रीट रेनिन, RININ। ये क्या है, देखो जो डाइजेशन में रेनिन जो होता है, डाइजेशन में होता है RENNIN। ये होता है मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने में काम आता है, ये मिल्क प्रोटीन डाइजेशन। पर यहाँ पे डबल एन नहीं है, ये सिंगल एन है। तो इसको कई बार एंजाइम भी मानते हैं और इसको एक हार्मोन भी मानते हैं। तो इट विल सिक्रीट रेनिन। रेनिन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन। देखो जन वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है मतलब ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव। इट विल कन्वर्ट
मैंने लिख दिया यहाँ पे रेनिन, इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड अल्टीमेटली angiotensin 1 will be converted into angiotensin 2. ये है आपकी एक्टिव। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बना, इट विल एक्ट एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसने वेसल्स को भींच देना है, ठीक है। भींचेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो GFR भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यही तो हमने करना था कि GFR जब कम हो गई थी तो उसको रेगुलेट कैसे करना है। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 एक्ट एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट्स कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट स्टेप इसका इंक्रीज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो एक तो JG सेल्स ऐसे काम करती है और दूसरा क्या करेगी, इट विल नहीं, एंजियोटेंसिन जो है वो करवाएगा, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है एक तो इस तरीके से काम करेगा और दूसरा अगर हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे कि एंजियोटेंसिन 2 बन चुका, एक्टिव है। उसने क्या किया, उसके 2 मोड ऑफ फंक्शन है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उसने क्या किया, इंक्रीजेस प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और अल्टीमेटली क्या होगा, इट इंक्रीजेस GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। आप लोग जब नोट्स में बनाओ तो एंजियोटेंसिन 2 लिखने के बाद उसके नीचे ये चीज़ लिखना, दूसरा इसका फंक्शन है, इट विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ किडनी, उसका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट, इनर मेडुला होता है, आउटर कॉर्टेक्स होता है। तो इट विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स विच विल रिलीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इट विल enhances reabsorption of sodium ions and water। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी फ्लूइड था फिल्ट्रेट के अंदर, उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमने वापस रीअब्जॉर्ब करवाना था। तो दिस इज़ थर्ड मेथड बाय जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स कैसे काम करती हैं,
पहले आप ये चीज़ लिखोगे, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जब आ जाएगा इसके नीचे आप ये ऐसे बना देना जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सो रेगुलेशन होगी 3 मेथड से। अब इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक बच गए हैं, एक है मिक्ट्यूरेशन, व्हाट इज़ यूरिन, एंड उसके बाद डिफरेंट अदर ऑर्गन्स, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आगे आपका स्किन आ जाती है, लीवर आ जाता है, ठीक है। तो 2 लाइनें उसके बारे में करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक बचेगा फिर आपका आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो those topics will be covered in last video, so most probably in 6th video we will complete this chapter। तो आज जो आपका करवाया गया है, दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है और दूसरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो एक बार जाके किसी भी हेल्प बुक से या NCERT से इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ। ये नोट्स ये वाली चीज़ तो डायरेक्टली इसी फॉर्म में बना लेना, ठीक है, वहाँ ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं दी हुई किसी बुक में। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, और फिर भी कोई डाउट लगे तो फिर दोबारा वीडियो देखो जाके, ठीक है। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनती है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।